तो युद्ध के बीच ईरान और अमेरिका की तरफ से जो बयान आए हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि इस युद्ध में नए मोड़ आ सकते हैं जो ज्यादा बड़े विध्वंसक साबित हो सकते हैं। करेंगे इस पर बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी मौजूद हैं। हमास इजरायल जंग के 20वें दिन गाजा पर लगातार हमले चल रहे हैं। रात भर बारूद बरसता रहा गाजा के ऊपर। बदले में हमास ने इजरायल के कई इलाकों पर रॉकेट दागे। इस बीच ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है और गाजा की महाताबी के लिए महातबाही के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। जवाब में अमेरिका ने ईरान को धमकाया और कहा कि ईरान अगर जंग में कूदा तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन इन धमकियों के बीच गाजा पर तबाही जारी है, बारूद बरस रहा है। जंग के 20 दिन में यहां कितनी बर्बादी मची है, इन तस्वीरों से आप साफ समझ सकते हैं हालात कितने बुरे हैं। ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ, तो युद्ध के 20 दिन हो चुके हैं। तबाही की 20 तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह का आईडीएफ के ठिकानों पर हमला हुआ है। सैन्य ठिकानों पर हमले का वीडियो सामने आया। आईडीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की है। हिजबुल्लाह का आईडीएफ के ठिकानों पर हमला हुआ है और आईडीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की है हिजबुल्लाह के ऊपर। बीच इजरायल में हमास के हमले भी जारी हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और आपको बता दें कि तेल अवीव में हमास का रॉकेट हमला हुआ है। आयरन डोम ने रॉकेट हमले को हालांकि निष्क्रिय कर दिया है, लेकिन लगातार हमास भी जवाबी हमले कर रही है। और अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, इजरायल में हमास के हमले जारी हैं। तेल अवीव में हमास का रॉकेट अटैक हुआ। आयरन डोम ने रॉकेट हमले को किया निष्क्रिय। और इजरायली सेना का अल बिरेह पर हमला, ये एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अल बिरेह के साथ मरहबा पर भी हमला किया गया है और इजरायली सेना की गाड़ियों का काफिला यहां नजर आया। हमले में काफी नुकसान की भी खबर सामने आई। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से इजरायली सेना का काफिला यहां से गुजरता नजर आ रहा है। और अगली अहम खबर, हमास के खिलाफ अभियान पर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। इजरायल के सामने अब सिर्फ 2 लक्ष्य हैं। नेतन्याहू ने कहा हमास की सैन्य क्षमता को खत्म करेगा इजरायल। बंधकों को हर हाल में छुड़ाने का होगा प्रयास। हम अपना वजूद बचाने के लिए एक अभियान के बीच हैं। हमने युद्ध के लिए 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें हमास की सैन्य और सरकारी क्षमताओं को नष्ट करके उसे खत्म करना और हमारे अगवा हुए लोगों को घर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खमेनी का बड़ा बयान सामने आया, उनकी धमकी सामने आई है। और इजरायली अपराध कर रहे हैं तो मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। गाजा पर इजरायली बमबारी में अमेरिका भागीदार है, ये ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से सीधी धमकी है इजरायल को भी और अमेरिका को भी। और बड़ी खबर है, खामेनेई के बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को चेतावनी दी है। जंग में ईरान कूदा तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। तीसरे देश की एंट्री पर जंग में अमेरिका भी शामिल हो जाएगा। अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। सहयोगी देशों की मदद से पीछे नहीं हटेगा अमेरिका। My warning to the Ayatollah was that if they continue to move against those troops, we will respond, and he should be prepared. It has nothing to do with Israel.
और चलिए अब आपको बताते हैं कि खamenei और बाइडेन के बीच जो वार पलटवार है, जो बयानबाजी है, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, पूरा स्क्रिप्ट क्या है। तो इजरायली बमबारी में अमेरिका भागीदार है, ये लगातार आरोप लगाते रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। आप देखिए ईरान की तरफ से जो बयान आया वो मैं आपको बता रहा हूं। महायुद्ध में कूदेगा ईरान, ये सवाल उठ रहा है इन बयानों के बाद। इजरायली बमबारी में अमेरिका भागीदार है, ये सीधा आरोप खamenei का। जी हाँ, और ईरान को जो बाइडेन ने भी आंख दिखाई है, धमकी दी गई है, कहा यह गया है अमेरिका की ओर से कि जंग में अगर ईरान कूदा तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। साथ ही तीसरे देश की एंट्री पर जंग में अमेरिका भी शामिल हो जाएगा। बिल्कुल, ईरान की बात करें तो यूएस के हाथ फिलिस्तीन के बच्चों के खून से रंगे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अमेरिका के ऊपर। जी हाँ, तो देखिए इस तरीके की बात कही गई है अमेरिका की ओर से कि अगर ईरान इस युद्ध में कूदा तो फिर अमेरिका की भी एंट्री हो जाएगी। साथ ही जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता हम नहीं करने वाले हैं। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं हमले नहीं रुके तो जंग और विध्वंसक होगी, यानी ये संकेत दे रहे हैं कि इस जंग में हम भी शामिल हो सकते हैं। और ईरान की तरफ से देखिए क्या बयान, मुसलमानों की ताकत को कोई रोक नहीं पाएगा, दुनिया के मुसलमानों का आह्वान कर रहे हैं। और जो बाइडेन ने एक बार फिर से दो टूक कह दिया है कि जो सहयोगी देश हैं, सहयोगी देशों की मदद से पीछे नहीं हटेगा अमेरिका। तो अमेरिका का रुख भी स्पष्ट हो चुका है, तो वही ईरान भी लगातार अग्रेसिव स्टेटमेंट दे रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं चर्चा में, उन्हें भी शामिल करते हैं। संजय सोई सर हमारे साथ हैं और कैप्टन श्याम भी हमारे साथ है। सबसे पहला सवाल संजय सोई सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अमेरिका ईरान को सीधे सीधे ये बता रहा है कि अगर इस पूरे युद्ध में ईरान का कहीं से भी इन्वॉल्वमेंट आया तो अमेरिका भी युद्ध में शामिल होने से पीछे नहीं हटेगा। क्या अमेरिका को कहीं ना कहीं ये खबर है कि ईरान अंदर खाने कोई प्लानिंग कर रहा है, इस युद्ध में मदद तो पहुंचा ही रहा है लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ सकता है? देखिए अंजलि जी, ऐसा है कि अमेरिका की अभी एक खुफिया रिपोर्ट थी जिसके हिसाब से उनको ये पता चला है कि जितने भी यहाँ पर आतंकवादी ग्रुप्स हैं उनको मदद फाइनेंशियली, हथियार और उनकी ट्रेनिंग में ईरान का हाथ है जी। और लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उन सबका जो मोटिवेशन ये किया हुआ है कि आप इजराइल के खिलाफ हो, आप अमेरिका के खिलाफ हो। ये दो देश ईरान ने पकड़े हुए क्योंकि इनके साथ इनकी पुरानी दुश्मनी है। तो ये, लेकिन उन ग्रुप्स को, कई छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनको वो डायरेक्टली कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है कि आप कैसे करो, क्या करो, लेकिन इन दोनों देशों को आपने बर्बाद करना है। ये जो बात है, साथ ही साथ अब जो बयानबाजी हो रही है, ईरान ने कहा कि इस तरह से गाजा में हमले नहीं रुके तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड खड़ा हो जाएगा सामने हमला करने के लिए और अमेरिका को भी इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो जो पहली बात तो है कि ईरान कितने मुसलमानों का लीडर है, कितने मुस्लिम्स का लीडर है, वो इस समय फ़ायदा उठा रहा है कि जो कोलेट्रल डैमेज हो रहा है, जो वहाँ पर सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं, वो मैं भी मानता हूँ कि ज़्यादा है, उनको कम होना चाहिए। एक आम सिविलियन बहुत सफ़र कर रहा है फिलिस्तीनी। बिल्कुल, लेकिन ये चिंता दोनों तरफ की होनी चाहिए। वो लोग जो लगातार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इस युद्ध को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ईरान जैसा देश जो दुनिया के सारे मुस्लिम देशों को आमंत्रित कर रहा है एक तरीके से युद्ध में शामिल होने के लिए, उसको भी ये सोचना चाहिए कि जंग का दायरा बढ़ेगा तो कितना विनाश होगा। खबर, गाजा के अस्पतालों में बेड की भी भारी कमी है, इलाज की कमी से कई लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल के गलियारों में पड़े हैं मरीज, हमले में घायल लोगों को नहीं मिल रहा है इलाज। और हमास का इजरायल के एलियट पर हमला, लंबी दूरी के अयाश 250 रॉकेट से यह हमला किया गया। हमास ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। हमास लंबी दूरी के मिसाइलों का भी प्रयोग कर रहा है हमले के लिए। तो अब आपको बताते हैं कि इजरायल अब तक कितने मोर्चों में युद्ध में घिर चुका है। मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे। देखिए ये पूरा मैप है जहां पर बताया जा रहा है कि इजरायल जो है कई मोर्चों पर घिर रहा है। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल का पिछले 19 दिनों से युद्ध जारी है। ये देखिए ईरान एक संभावित मोर्चा बन रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जंग में वो भी कूद पड़े। और अब वेस्ट बैंक इलाके में भी इजरायली सेना को चुनौती मिल रही है। यहाँ फिलिस्तीन हमलावर और हमास के समर्थक इजरायली आर्मी पर हमले कर रहे हैं।
बिल्कुल। और देखिए, लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह लगातार आईडीएफ के कम्युनिकेशन सेंटर्स को तबाह करने के लिए इजरायल के टावर्स को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा अब सीरिया से भी इजरायल के खिलाफ युद्ध का एक मोर्चा खोल चुका है, क्योंकि जिस पैमाने पर अब इजरायली फोर्सेस और सीरियाई सेना के बीच हमले हो रहे हैं वो किसी भी जंग से कम नहीं है। अगर मेरे पीछे आप मैप अगर देख सके तो ये देखिए, ये है गाजा और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक, और चारों तरफ अगर देखिए सीरिया, ईरान और लेबनान, इन बॉर्डर्स पर इस वक्त तनाव है। लेबनान से भी रॉकेट के हमले हो रहे हैं, सीरिया से भी हो रहे हैं, और अब ईरान की तरफ से भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं हमले की युद्ध में शामिल होने। जी हाँ, ईरान ऐसा फ्रंट बन गया है यहाँ पर जो लगातार सुलग रहा है और कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकता है, ये संभावना बन रही है। और इसलिए अमेरिका ने ईरान को बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर ईरान का इन्वॉल्वमेंट इस युद्ध में आया तो फिर ईरान अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ेगा। कैप्टन श्याम, अब सवाल यहां पर यह है कि जो घेरेबंदी का जो एक मानचित्र बनाने की कोशिश की जा रही है, ऑफ कोर्स इसका पूरा ब्लूप्रिंट ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि ईरान तैयार कर रहा है। जितने तेजी से ईरान ने गोलबंदी शुरू की, ईरान के लीडर्स अरब पहुंच गए, डिफरेंसेस मिटाने लगे, आपको लगता है कि ये मैप इतना कारगर है कि इजरायल की वो घेरेबंदी कर पाएंगे? क्योंकि युद्ध में कोई शामिल नहीं होना चाह रहा, लेकिन युद्ध में शामिल होने का आह्वान सभी कर रहे हैं एक दूसरे से। इस जो स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं, जो अभी जो ये मिसाइल, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा, अगर आप वापस वो मैप दे दें एक सेकंड के लिए तो मैं पोर्ट एलियट की बात करूंगा। एक नया फ्रंट भी खुला है जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, इसको आप देखिए। तो ये जो आप नीचे देख रहे हो गाजा लिखा है यहाँ पे, और ये जो जगह है ये रेड सी में खुलता है, ये पोर्ट ऑफ एलियट है उनका, जो आप फायरिंग आज सुबह देख रहे हो। तो ये सदर्न फ्रंट है, इसी के नीचे यूएसएस करनी ने जो यमन से मिसाइल आई थी हुटी की, उसको अटैक करके मारा था। तो ये जो सदर्न फ्रंट है, यहाँ नजफ डेजर्ट है इजराइल का, और ये सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का, जहां पर इनको बसाने की बात की जा रही है। तो लेबनान, जॉर्डन, मिस्र और हिजबुल्लाह, ये आप देख रहे हो, सीरिया देख रहे हो, ये जो अटैक आप देख रहे हो लंबी दूरी के मिसाइल का, ये यहां हुआ है। पोर्ट ऑफ इलियत एक बहुत सुंदर हार्बर है, जो एक्चुअली पहले इसी के रास्ते सऊदी अरबिया और यमन से लोग यहां होते हुए मेडिटेरियन सी में आते थे, बाद में सुएज कैनाल खुला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, और इसलिए यूएसएस करने और 2 शिप गल्फ ऑफ एडन से अमेरिका के रेड सी में आके सदर्न फ्लैंक को भी मजबूत कर रहे थे, जो वेडनेसडे को पिछले अटैक हुआ। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि फ्रंट सिर्फ मेडिटेरेनियन या नर्दर्न नहीं है, बिल्कुल ये नीचे का सी भी खुल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेड सी ये बहुत बड़ी बात बताई है सर आपने कि ये युद्ध की आग जो है वो कई जगहों पर फैल सकती है। मैप के जरिए नक्शे पे भी बताया है कैप्टन श्याम ने कहां पर युद्ध की आग पहुंच सकती है। और देखिए, न्यूयॉर्क में इजरायल के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। यहूदी छात्रों ने कमरे में छिपकर अपनी जान बचाई है। कॉलेज के गेट तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। हालात देखिए, अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट की जो तस्वीरें आई हैं उसमें आप देखिए, जो जूज स्टूडेंट्स थे, आप देखिए उन्होंने अपनी जान बचाई, कैसे उनके कॉलेज के गेट तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए और वहां पर यहूदी छात्रों को भागना पड़ा। इराक और जॉर्डन बॉर्डर पर लोगों ने प्रदर्शन किया है। इराक से जॉर्डन जा रहे तेल टैंकों को रोका गया। इजरायल का साथ देने के लिए जॉर्डन का विरोध। वहीं इजरायल पर हिजबुल्लाह ने भी हमला किया। ये हमले लगातार हो रहे हैं। इजरायल के कम्युनिकेशन टावर को उड़ाया, इजरायली सिक्योरिटी सिस्टम को ध्वस्त किया है हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह के हमले भी जारी हैं। ये देखिए, कम्युनिकेशन टावर को टारगेट किया और फिर उसे उड़ा दिया। तो हिजबुल्लाह के भी हमले लगातार जारी हैं और खासकर जो लेबनान बॉर्डर है वहां पर भी तनाव बना हुआ है। हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो आईडीएफ पर अटैक कर रहे हैं, उनके सेंटर्स पर अटैक कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कम्युनिकेशन टावर है इजरायल का, जिसको हिट किया है हिजबुल्लाह ने अपने हमले में। तो देखिए किस तरह से ये फ्रंट भी ओपन है और यहां पर भी तनाव बना हुआ है। संजय सोई सर, एक अहम सवाल हिजबुल्लाह को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। क्या
इस बात की कहीं भी कोई आशंका है कि हिजबुल्लाह बॉर्डर क्रॉस करके इजरायल की धरती पर अपने सैनिकों को उतारेगा या फिर सीमा के इस पार उस पार भी इस तरह से रॉकेट दागते रहेंगे? क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन अभी तक इजरायल ने शुरू नहीं किया है। क्या उस ग्राउंड ऑपरेशन के पहले इस वॉर फ्रंट को पूरी तरह से हिजबुल्लाह ओपन करने की हिम्मत रखता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि इजराइल के हिसाब से भी हिजबुल्लाह ज़्यादा ताकतवर है, इनके पास ज़्यादा असला है। रॉकेट तकरीबन 1.5 लाख के लगभग हैं, मिसाइल्स 300 हैं, 50,000 के लगभग लड़ाके हैं, और जो बाकी एंटी टैंक वेपन, मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, आर्टिलरी, मोटर्स, ये सब हथियार काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो ये ज़्यादा बड़ा खतरा होता है इजराइल के लिए अगर ये मोर्चा पूरी तरह से खुल जाता है। अभी ये मोर्चा पूरी तरह से खुला नहीं है। और दूसरी बात इनको फ़ायदा कि इनको पीछे से लेबनान साइड से लगातार सप्लाई भी आ सकती है। जैसे हमास को पूरी तरह से घेर दिया गया है और हमास अभी को कुछ नया हथियार और एम्यूनिशन नहीं मिल सकता है। यहाँ पर अगर ये लड़ाई चलती है तो ज़्यादा हथियार और एम्यूनिशन आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने अभी अपने वहाँ फोर्सेस लगाए हुए और हिजबुल्लाह में अभी वो शक्ति नहीं है कि वो ऑफेंसिव अटैक कर सके, पूरा फुल फ्लेज अटैक कर सके। उनके अंदर वो इन्फिल्ट्रेट करके आतंकवादी टाइप की कार्रवाई कर सकते हैं जैसे हमास। बिल्कुल सर, लेकिन हमास के साथ जब हिजबुल्लाह मिलकर के आईडीएफ के खिलाफ लड़ता है तो उनकी ताकत दोगुनी जरूर हो रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा पट्टी में हमास के हमले से दहशत का माहौल है। इजराइल के रिहायशी इलाके पर हमास ने रॉकेट से हमला किया। रिशोन लेजियन में हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमले लगातार जारी हैं गाजा के आसपास के इलाकों में। गाजा पट्टी में हमास के हमले से दहशत का माहौल है। तो नेतन्याहू बार बार गाजा में जमीनी ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन अब तक ग्राउंड ऑपरेशन क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है? इसके पीछे कई अहम कारण हैं, वजह है। आइए जल्दी से बिग वॉल के माध्यम से हम समझते हैं कि क्या वो बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से ये जो ग्राउंड ऑपरेशन ही अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। जल्दी से देखते हैं राजनीतिक कारण जो है उस पर हम नजर डालते हैं। तो ग्राउंड ऑपरेशन से कई देश असहमत है, नेतन्याहू के कई फैसले पर असहमति है और इजरायल सरकार पर चौतरफा दबाव बना हुआ है। जी हाँ, गाजा में जमीनी आक्रमण में देरी की वजह बंधक भी हैं, क्योंकि हमास के कब्जे में विदेशी बंधक हैं, अलग अलग देशों के बंधक हैं और गाजा में कैद लगभग 220 बंधक हैं। बंधकों को हमास ने सुरंगों में रखा हुआ है, बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है हमास। तो ये दबाव है ये। और देखिए अब इसमें खतरे क्या क्या शामिल है अगर ये ऑपरेशन शुरू होता है। तो सबसे पहले आईडीएफ की बात करें, हमास के खतरनाक लड़ाकों से आईडीएफ का सामना होना है। लड़ाकों के पास अत्याधुनिक हथियार है, गाजा में सुरंग का बड़ा नेटवर्क है और ये नेटवर्क बड़ा चैलेंज है। सुरंगों में हथियारों का जखीरा हो सकता है जो कि एक बड़ा खतरा है आईडीएफ के लिए। जी, आईडीएफ के लिए सिर्फ हमास ही चुनौती नहीं है, हिजबुल्लाह भी चुनौती है। जमीनी आक्रमण पर हिजबुल्लाह की चेतावनी, लेबनान के साथ ईरान ने खोला है मोर्चा और हिजबुल्लाह से आईडीएफ के एक मोर्चे पर लड़ाई जारी है। वहीं जमीनी ऑपरेशन से कई मोर्चे पर होगी जंग। तो देखिए गाजा में जमीनी आक्रमण में देरी की वजह यह भी है जिसमें हिजबुल्लाह भी बड़ी चुनौती और साथ ही हमास जो है वो बंधकों को अपने ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, और देखिए इजरायल ने हमास की ताकत का कनेक्शन काटने का पूरा बंदोबस्त भी किया है, पूरी प्लानिंग भी बनाई है। इसको भी हम समझते हैं कि क्या है ये पूरी प्लानिंग। देखिए जो टनल्स हैं वो बड़ी ताकत है, तो हमास जो है वो इजरायल हमास का जो ये तंत्र है इसको कैसे खत्म करेगा, उसकी लाइफलाइन को कैसे काटेगा। सुरंगों में बिजली पहुंचाने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल होता है, ये एक बड़ा फैक्टर है। और उस जनरेटर को अगर रोक दिया जाए, जनरेटर चलाने के लिए फ्यूल यानी ईंधन की जरूरत है, यही ईंधन सप्लाई इजरायल रोकने वाला है। जी, और बिना ईंधन के कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ जाएगा। साथ ही सुरंगों में वेंटिलेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि एक खास रणनीति की तरफ आईडीएफ आगे बढ़ रहा है जिसमें सुरंगों को ध्वस्त करना एक बड़ा टारगेट है। और ये पूरा जो नेटवर्क है टनल्स का, उसको ऑपरेट करने के लिए फ्यूल चाहिए और हमास के पास ईंधन की कमी हो रही है क्योंकि चारों तरफ से ब्लॉकेड है। वेंटिलेशन सिस्टम बंद होते ही सुरंगों में रहना मुश्किल हो जाएगा हमास के लड़ाकों के लिए और यहीं पर मौका होगा इजरायल के लिए। जी, और इसीलिए इजरायल ने ईंधन सप्लाई बंद कर दी है। तो इजरायल को काटेगा हमास की लाइफलाइन, ये अब इजरायल आगे की रणनीति बना रहा है। लेकिन कैप्टन शाम, सुरंगें जो सबसे बड़ी ताकत निकलकर सामने आ रही है हमास की, इस रणनीति के तहत क्या आईडीएफ कामयाब हो पाएगा हमास के खात्मे की तरफ आगे बढ़ते हुए? क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि सुरंगों में ही हथियारों का जखीरा भी है और सबसे बड़ी बात, बंधकों को भी वहीं रखा है हमास ने। आईडीएफ की ऑपरेशन सफल हो ना हो, डैमेजेस होंगे,
मानवीयता और कराएगी। इसके पीछे दो बातें हैं। मैं देखिए डैमेजेस हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पर मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बहुत बड़ा कद्दावर नेता मानता हूं आज के दिन में। उनकी वार कैबिनेट की आज जो कल बात हुई है उसमें लगातार वो डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या करें। उनके डिफेंस मिनिस्टर उनके अगेंस्ट है, वो कहते हैं कि ग्राउंड इन्वेजन करिए, आईडीएफ पूरी तरह से उबाल पर है, वो चाहता है अटैक करें। टनल की बात आप कर रही हैं, डैमेजेस तो होंगे। और एक्स डिफेंस मिनिस्टर भी वॉर कैबिनेट में है, उनकी कुछ अलग राय है। और आपको मालूम हो 2 दिन पहले इंटीरियर सिक्योरिटी मिनिस्टर जो है इजराइल के, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे वॉर कैबिनेट में शामिल किया जाए। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल का क्षण है ये, रोकना ग्राउंड इन्वेजन, मानवता और कराएगी, बहुत मौतें होंगी। टनल और उनके जो हमास के लड़ाके हैं वो बर्बरता के साथ लड़ेंगे और बहुत सारे लोग मरेंगे। तो इसके हिसाब से प्रधानमंत्री आखिरी बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं कि रोक रहे हैं। ये टनल नेटवर्क आखिरी होल्ड है हमास का, उनका आखिरी हाइड आउट है। अगर ये ध्वस्त हो गया तो फिर हमास के लिए अपने अस्तित्व को बचाने की बड़ी चुनौती आएगी। इसलिए इस बात का अंदाजा लग रहा है कि हमास पूरी ताकत लगा देगा, पूरी बर्बरता दिखाएगा इजराइल को रोकने के लिए। और देखिए इस बीच गुटरेस के बयान पर इजराइल भड़का है। यूएन महासचिव के इस्तीफे की मांग कर दी है। इजराइल ने आतंकवाद का साथ देने का आरोप लगाया है। हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था गुटरेस ने, ऐसा इजराइल का मानना है। और हमास को धरती से मिटा देना चाहिए, यह भी इजराइल कह रहा है।